हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कॉन्टिन्यूस वीडियो होने वाला है। मैं इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिनको पढ़कर मैंने खुद ने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विद अ वेरी गुड परसेंटाइल क्वालिफाई किया। एंड आई होप कि मेरे नोट्स आपके लिए भी काफी हेल्पफुल होंगे। अगर गाइस ये मेरे नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। आपके मुझे मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इनके थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं अपने ये जो जितने भी वीडियोस हैं और पीडीएफ हैं, मैं अपना टेलीग्राम पे चैनल है से यस टू लिटरेचर करके वहाँ अपलोड कर देती हूँ। आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। आप बाकी जितने भी वीडियोस हैं वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। मैं इसका पार्ट 1 जैसे कि बता चुकी हूँ कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में इंडियन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम कैसा था और किस तरह से इंडिया में इंग्लिश का ओरिजिन हुआ, उसके बारे में है। ठीक है गाइस, तो वो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। जैसे कि गाइस आप देख पा रहे हैं कि रिकमेंडेशंस बेसिकली चेंजेस द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी। इसके पहले जो पार्ट 1 था उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ आपको। उसमें हमारे था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आई थी। ठीक है, उसमें जितना भी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसके बारे में बोला गया कि पूरा रिफॉर्मेशन होना चाहिए, सारा स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। और इस जो कमीशन ये बना था उसमें कोई इंडियन ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, कोई भी इंडियन, सारे इंग्लिश मैन थे। थॉमस राले उसकी चेयरमैनशिप में ये हुआ था, लॉर्ड कर्चन थे उस टाइम। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे लिए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी अच्छा नहीं था। ठीक है, इसमें जो भी रिफॉर्मेशन रिकमेंडेशन की गई थी वो थी कि रीऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी का रीऑर्गेनाइजेशन हो, अपॉइंट ओन प्रोफेसर्स, अप्रूव सम पावर हियर, मतलब अगर हम अपने खुद के प्रोफेसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं तो इन अ वे हमें थोड़ी सी पावर यहाँ पर होल्ड करने को मिल गई थी। ठीक है, फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस, उनके रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे बहुत ज्यादा। सिंडिकेट एंड सीनेट, ऐसे जो पूरा स्ट्रक्चर होता है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी में चांसलर, वाइस चांसलर, रेक्टर, रजिस्ट्रार वगैरह जितना पूरा वो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि सिंडिकेट एंड सीनेट का जो रेशियो होना चाहिए 50-100 होना चाहिए। ठीक है, हायर पीपल पर्सनल ओनली फॉर 5 years। ठीक है, सिंडिकेट में स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो रिकॉग्निशन, टीचर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीचर्स, इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर डेवलप करना था। देन गाइस आया हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905। ठीक है, यहाँ से हमारे एक्चुअली इंडियंस की एंट्री शुरू हो गई थी। तो आप खुश हो जाइए कि हाँ, हम इंडियंस को ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था इसमें। इंडियंस एंट्री इन एजुकेशन। ठीक है गाइस, तो स्वदेशी लीडर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए थे, उन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट किया। तो यहाँ पर गाइस जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी वो थी जादवपुर यूनिवर्सिटी, देन शांति निकेतन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वी ऑल नो अबाउट हिम। देन सतीश मुखर्जी ने डाउन सोसाइटी करके बनाई थी। ठीक गाइस, तो द वे नंबर ऑफ कॉलेज इंक्रीज द बर्डन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑल्सो इंक्रीज, अगर कॉलेजेस बढ़ेंगे तो बर्डन है जो यूनिवर्सिटी पे वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो वर्कलोड इंक्रीज, और इसी के लिए इन्होंने बोला कि नई नई यूनिवर्सिटीज को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, इन 1913। तो लॉर्ड हार्डिंग ने सर्वे किया। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग आ गया, मैंने पहले भी बताया जैसे कि कोई भी अगर इस तरह से राइट ये आ जाता है इंग्लिश ऑफिसर के अंडर में, ये रिफॉर्मेशन हुए तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इन दिस वे बंगाली पीपल ऑल्सो एंटर बिकॉज ऑफ बंगाली पार्टीशन 1905। सतीश मुखर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर, दीज ऑल आर बंगालीज। ठीक है, मैंने कवर कर लिया है ना। देन इसके बाद आया रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। ठीक है, 1913 में गीतांजलि अवार्ड फॉर नोबेल प्राइज। तो गाइस मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए सीधा यहाँ पे लिख दिया है कि गीतांजलि जैसे 1912 में आई थी। ठीक है, उसका जो इंग्लिश वर्जन आया था सॉन्ग्स ऑफरिंग, उसको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। देन रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913 स्टैब्लिश मोर यूनिवर्सिटीज, जैसे कि पहले हमने ऊपर पढ़ा, सो वर्कलोड इंक्रीज हुआ तो फिर
ज्यादा यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करने की डिमांड आई। ठीक है गाइस, टू मैनेज द बर्डन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ इंक्रीजिंग कॉलेज, क्योंकि अगर एक ही यूनिवर्सिटी डेवलप होगी और इतने सारे कॉलेज से एफिलिएट होंगे तो यूनिवर्सिटी बर्डन आ जाएगा। तो इससे बेटर है ना, उसके लिए यूनिवर्सिटी भी थोड़ी सी ज्यादा खोली जाए ताकि बर्डन शिफ्ट हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वुमेन यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस हुई। एसएनडीटी 1916, देन बनारस यूनिवर्सिटी, ये सारी 1916 में है। ठीक है, एसएनडीटी, बनारस, मैसूर, देन पटना 1917 एंड हैदराबाद 1918। गाइस मैंने ट्रिक बनाई है, आप प्लीज उसे अदरवाइज मत लीजिए, बस मैंने लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए कि 16 की उम्र में पढ़ाई करी, ठीक है, 17 में पटाई और 18 की उम्र में हैदराबाद निकल लिए। आपको समझ में आ रहा है? 16 की उम्र में पढ़ाई करी, 17 में पटाई और 18 की उम्र में उसको लेके निकल ली हैदराबाद। देन सेडलर कमीशन 1917। ठीक है, सेडलर कमीशन 1917 में आया था। इसमें माइकल सेडलर जो कि 14 सितंबर 1917 में आए थे, इसकी डेट है। गाइस इसे कैलकाटा कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि टोटली डेडिकेटेड था कैलकाटा को। हाईलाइट कर देती हूँ, इट्स अनदर नेम इज कैलकाटा कमीशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस इसी ही हम प्रिकर्सर बोलते हैं 10+2+3 जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में आता है उसका। तो गाइस ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, मतलब इसने रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया। ये गाइस इन्होंने मेरिट स्टूडेंट को सपोर्ट किया, डिफरेंट फैकल्टीज को सपोर्ट किया, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग और सिलेक्शन कमेटी बैठी इसमें। ठीक है गाइस, तो दिस कमीशन टोटली डेडिकेटेड टू कैलकाटा एजुकेशन, मैंने पहले बता दिया आपको। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ था गाइस, केब इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे कि आप सबको पता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारी नीतियां बनाता है। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे रूल्स बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर 3 जो मेन बॉडीज है उसमें से केब एक बॉडी है, वो बनाती है। ये 1920 में स्टेब्लिश हुआ था, बट गाइस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पैसा खत्म हो गया था, उसकी वजह से ये 1923 में से बंद कर दिया गया था। ठीक है गाइस, उसके बाद गाइस इधर आईयू, दिस इज आल्सो केम इन 1925, इंटर यूनिवर्सिटी। ठीक है, विच नाउ बिकेम एआईयू। ये भी गाइस पॉलिसीज मेकिंग बॉडी है हमारी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ। ये डायरेक्ट फुल फॉर्म में पूछी जाती है और केब का क्या काम है ये भी पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जा सकता है, तो इससे रिलेटेड आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। कल को आप ये नहीं कहेंगे कि मैम ने नहीं बताया था। ठीक है गाइस, नाउ गाइस हरतोग कमिटी 1929 में हरतोग कमिटी आई थी। ट्राई टू इम्प्रूव क्वालिटी इन एवरी मैनर इन एजुकेशन एनहेंसमेंट, मतलब हर तरह का जो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, एजुकेशन एनहेंस हो सकती है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए इन्होंने वर्क किया। देन गाइस सप्रू कमिटी 1934। ठीक है, अब गाइस सप्रू कमिटी यूपी रिलेटेड विद यूपी। सब जैसे कि गाइस हमने पहले देखा सेडलर कमेटी कैलकाटा से रिलेटेड थी, वैसे सप्रू कमेटी यूपी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो सप्रू कमेटी बैठी थी टू फाइंड कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट किस रीजन से हो रहा है। ठीक है गाइस, तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी डेवलप की वो की थी कि नॉट रिलेटेड विद लाइफ, कि अभी तक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज है या एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो लाइफ से रिलेटेड नहीं है। मतलब डेली लाइफ में हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर कोई भी चीज हम लाइफ से रिलेटेड करके देखते हैं गाइस तो हमें ज्यादा अच्छे से लर्न होती है। और लाइफ को पॉइंट ऑफ व्यू में ही अगर हम एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करें तो हमारे लिए ज्यादा रिलेट कर सकती है और वो हमारी हेल्पफुल ज्यादा हो सकती है। तो ठीक है गाइस, ये इन्होंने ये अपना डिसीजन दिया कि जो हमारी अभी तक की एजुकेशन पॉलिसी है वो नॉट रिलेटेड विद लाइफ है। ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देन गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि सेडलर कमीशन में 1922 में कैब आया था, 1923 में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कैब को हमें बंद करना पड़ा। इसका यहाँ पर फिर से रीडेवलपमेंट हुआ। ठीक है, 1935 में, क्योंकि प्रीवियसली क्लोज हो गई थी।
ठीक है। अब आई अबाउट वुड रिपोर्ट 1936 टू 1937। ठीक है। तो ऐसे अबाउट एसएच वुड वोकेशनल एजुकेशन को इसने सपोर्ट किया, क्योंकि गाइस इससे पहले हमने देखा ना कि लाइफ से रिलेटेड नहीं है। देखिए गाइस, अगर हमें कोई भी वर्क को बहुत ज्यादा अपने रियल लाइफ में रिलेट करवाना है, तो हमें ऐसे रिफॉर्मेशन लाने होंगे एजुकेशन में भी, ताकि हमें उसे सीधा सा वर्क काम मिल सके। क्योंकि मेन पर्पज पढ़ाई का भी क्या होता है कि हमें आगे जाके इससे हम स्कॉलर बन सके एक तो, और दूसरा होता है कि हमें कोई जॉब मिल सके, काम मिल सके, ताकि हम उसे अर्निंग कर सके। तो इन्होंने यही कहा कि हमें जो भी एजुकेशन मिल रही है, एजुकेशन स्ट्रक्चर जो चल रहा है, उसमें इस तरह की चीजों को डेवलप किया जाए ताकि हम उनसे काम मिल सके, हम अर्निंग कर सके उससे, हमें हम कुछ सीख सके उससे किसी तरीके का, कारपेंट्री, कोई भी वोकेशनल वर्क है जो हमें अच्छा लगता हो, जो इजीली हमें समझ आ सके और इजीली जिससे हमें कुछ अर्निंग हो सके, हमें जॉब मिल सके। ठीक है। तो अबाउट वुड रिपोर्ट में वोकेशनल एजुकेशन को सपोर्ट किया गया। मीन्स एजुकेशन विच नीडेड फॉर, नहीं, एजुकेशन नीडेड फॉर एजुकेशन स्टे बिहाइंड सम विच प्रोड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इसमें कुछ कुल मिला के बात मैं बता देती हूँ गाइस क्या कहा गया है कि एजुकेशन समहाउ कुछ हमें पीछे खींच रही है अनएम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि वो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। जो हमें अर्निंग के लिए जरूरी है उससे रिलेटेड नहीं है। अगर कोई काम हमें आता है तो हम उससे कमाई कर सकते हैं, अपना अर्निंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कहीं जॉब लग सकते हैं। तो इसको जो एजुकेशन को और वोकेशनल को रिलेट कर देना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन में। ठीक है गाइस। तो ये गाइस इन्होंने ट्रेवल किया पंजाब, दिल्ली, यूपी। ठीक है। और इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट पेश की कि रीजन क्या था हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का, बट विच लेटर रिजेक्टेड 1944 में। आप गाइस यूँ देखिए कि 1936 में ये आई, इन्होंने इतने साल इसको रिसर्च किया, ट्रेवल किया पंजाब, दिल्ली, यूपी, उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1944 में, बट इट इज लेटर रिजेक्टेड, क्योंकि यह जिस रीजन से बनाई गई थी उसके लिए सुटेबल नहीं थी। ठीक है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिसर्च करी थी उसके लिए अप्लाइड नहीं थी, तो इसे रिजेक्ट किया गया। उसके बाद गाइस आई वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। ठीक है। इसमें गाइस महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि इसमें आप खुद देख ली महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस हो गए। ये गाइस हमें सिखाती है कि बेसिक शिक्षा होनी चाहिए, सबसे पहले बुनियादी तालीम देनी पड़ेगी हमें, जो बेसिक एजुकेशन हर पर्सन को नीडेड है। ठीक है। तो इसमें गाइस 7 to 14 ईयर जो चाइल्ड एजुकेशन है इन मदर टंग उसको सपोर्ट किया गया। ठीक है गाइस। एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इसमें सपोर्ट की गई। गाइस तो इसमें जाकिर हुसैन ने ये एजुकेशन पॉलिसी स्कीम लाए थे वो, और होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन एजुकेशन एंड इन एवरी मैनर, इस बात को इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस ये लास्ट रिपोर्ट है हमारी सार्जेंट रिपोर्ट, नीडेड फॉर बायोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट शुड फुलफिल अकॉर्डिंग टू वर्धा कमेटी। मतलब वर्धा कमेटी ने जो बात कही थी वो ये थी कि अगर हम चाइल्ड के डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो बायोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजिकल मेंटल फिजिकल हर वे में होना चाहिए। ठीक है। एंड उन्होंने कहा प्रमोट मदर टंग, और उन्होंने मदर टंग को प्रमोट किया। ठीक है? क्योंकि देखो बच्चा जब शुरू में जब बच्चा बड़ा होता है तो हम सबसे पहले मदर टंग में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हम हमारे पेरेंट्स हमारा जो चाइल्डहुड है हम सब उसी मदर टंग से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हमें हमारी स्किल्स को एजुकेशन को मदर टंग में रखा जाएगा तो हम इजीली उसे अडेप्ट कर पाएंगे। हम खुद जानते हैं इस बात को गाइस कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो बोलते हैं लैंग्वेज, हमारे भाई बहन जो लैंग्वेज बोलते हैं, हमें वो लैंग्वेज इजीली आ जाती है। तो अगर उसी लैंग्वेज में हमें सिखाया जाएगा तो हमें वो इजीली आ जाएगी समझ में। ठीक है गाइस। देन सार्जेंट रिपोर्ट 1944 गई थी, राइट, लास्ट रिपोर्ट थी जो बिफोर इंडिपेंडेंस हमें इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। वर्क अंडर कैब, जो कि कैब के अंडर काम करती है। इसमें गई क्या कहा गया था, मतलब हम इसमें पूरी बेइज्जती करने वाले अंग्रेजों की, क्योंकि इसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो हमें सब कुछ आ गया था, हमने खुद ने अपने रूल्स बनाए, एजुकेशन रिफॉर्मेशन किए।
तो अंग्रेजों ने हमें क्या बताया कि इस तरह की रिपोर्ट हमें अगले 40 साल तक फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एजुकेशन डेवलप्ड होगी और हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर पाएंगे। जबकि उन्हें खुद को नहीं पता था कि 3 साल बाद वो खुद निकल लेंगे, क्योंकि 44 में ये आई थी और 47 में हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो मतलब अंग्रेजों ने 40 साल तक की हमारी पूरी पॉलिसी सोच के रखी थी, स्कीम सोच के रखी थी, जबकि खुद 3 साल में यहाँ से रवाना हो गए। ठीक है गाइस। सपोर्ट टेक्निकल एजुकेशन, गाइस इसमें जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन को सपोर्ट किया गया है, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को टेक्नोलॉजी से रिलेट करके देख पाएंगे तो हमारे लिए उसका क्राइटेरिया डायनेमिक हो जाएगा, हम उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। तो इन लोगों ने 1944 में टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस समझ ली थी कि हमें टेक्नोलॉजी से रिलेट करना पड़ेगा एजुकेशन को भी। ठीक है। फोकस ऑन टीचिंग, टीचर ट्रेनिंग, और टीचर अगर अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छे टीचर्स को हम ट्रेनिंग देंगे तो वो अच्छे स्टूडेंट्स को डेवलप कर पाएंगे। तो टीचर ट्रेनिंग पे बहुत इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। और गाइस आईसीटी 1945 एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। इस तरह से हमारा जो पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, प्री इंडिपेंडेंस मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस डेवलप हुआ। आई होप गाइस ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो मेरा वीडियो कवर किया मैंने आपको पसंद आया होगा, आपको सारे की पॉइंट्स जो मैंने कवर करवाए समझ आए होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा गाइस तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इससे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।